नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आज आपका घर से पढ़ा हुआ अभियान की इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पीछे शुरू की थी। एक संधि की कहानी बताई थी मैंने। संधि की 3 बेटियां थी, अच, हल और विसर्ग। आज हम उसी विसर्ग संधि की बात करेंगे जो सबसे छोटी बेटी है। हाँ, वास्तव में सबसे छोटी बेटी, हकीकत में सबसे छोटी संधि है ये। और आज हम इस संधि को एक कमाल की ट्रिक के साथ यूं चुटकियों में सीखेंगे। बस जरा सा नज़र पड़ी और आपकी संधि सोल्व। तो पूरी वीडियो को आप देखते रहिए अंत तक। कितनी सरल तरीके से हमने इस संधि को सीखा है, आइए देखते हैं। जब भी किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो आमतौर पर या तो शब्द दिया जाता है संधि विच्छेद करने के लिए आता है, या फिर आपका संधि विच्छेद किया हुआ कोई एक उससे संधि करने के लिए बोला जाता है। परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी हम परिभाषा के अनुसार भी इसको देखेंगे। तो संधि के विषय में बात कर लेते हैं। आज उसी संधि की बात करते हैं, विसर्ग जो सबसे छोटी है। तो विसर्ग संधि पढ़ने से पूर्व हमें जरूर ये मन में आया होगा कि ये विसर्ग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था जब हम वर्ण परिचय पढ़ रहे थे तो उसमें अयोगवाह की बात आई थी। अयोगवाह 4 प्रकार के थे। एक अनुस्वार के रूप में था, एक विसर्ग था, एक आपका जीवामूल्य और एक उपधमानीय। जीवामूल्य क और ख से पूर्व होते हैं अर्ध विसर्ग, और उपधमानीय ख प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो उपधमानीय कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के हमने अयोगवाह पढ़े थे। उसी में दूसरा क्या था हमारा? विसर्ग। विसर्ग के 2 आपके बिंदु होते हैं और जिनका उच्चारण है के समान होता है, और ये किसी भी स्वर के साथ लगते हैं। व्यंजन के साथ कभी विसर्ग नहीं होता, स्वर के साथ होता है और इसका उच्चारण है के समान होता है। तो उससे संबंधित संधि अर्थात विसर्ग संधि। तो आइए देखते हैं क्या होता है विसर्ग संधि। पहले एक बार इसको जान लेते हैं। इससे छोटी बेटी अर्थात विसर्ग संधि के विषय में हम जरूर एक बार जान लेते हैं क्या होता है। कहता है कि जब किसी विसर्ग से परे, विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन होने पर क्या क्या होना चाहिए? तो स्वर हो या व्यंजन हो, तो इस विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जब किसी विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा वह विसर्ग संधि कहलाएगा। इसके भेद की मैं बात करूं तो भेद बहुत से हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही भेद माने जाते हैं। सत्व संधि, ओत्व संधि, रोत्व संधि, लोप संधि। अब इनको देखेंगे। संस्कृत के आगे इनकी परिभाषा लिखी हुई है और हिंदी के विद्यार्थी इनको देखकर डर गए होंगे कि ये तो बड़ी कठिन है। मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको कि ये परिभाषा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के अनुसार ही है, क्योंकि अष्टाध्यायी में जो नियम बताए गए संधि के हमारी हिंदी में वही नियम लागू होते हैं। तो इसलिए इनकी परिभाषा मैंने जरूर लिखी है। लेकिन आप देखिए कमाल की ट्रिक के साथ, एक जबरदस्त ट्रिक के साथ आप बहुत सरल तरीके से सीख जाएंगे विसर्ग संधि को हल करना। देखिए, आइए देखते हैं कि आपके सामने शब्द दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी शब्द दे दिया जाता है, हरिश्चंद्र, निश्चल है, बहिष्कार है, निष्पक्ष, निस्तार, नमस्ते, कोई भी, और आपको कहा जाता है कि इनका संधि विच्छेद करिए। तो कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान देना है कि इस पूरे शब्द के अंदर कोई भी आधा स, चाहे वो तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत्य, किसी भी प्रकार का आधा स है उसको छांट लीजिए। आप ये देखिए, आधे स को ढूंढिए और आपको करना क्या है, इस आधे स को वहां से निकाल फेंकिए। इसको रखना नहीं है, इसको निकाल फेंकिए और इसके स्थान पर अपना विसर्ग पुट कर दीजिए, विसर्ग रख दीजिए। बस आपकी संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर हरिश्चंद्र लिया हमने, तो यहाँ हमने हरि शब्द लिया और आधा स था उसके स्थान पर विसर्ग और बच गया चंद्र, तो हमारी संधि हो गई। इसी प्रकार नमस्ते है, नमः शब्द और स के स्थान पर हमने विसर्ग रख दिया और बाकी ते यूं का यूं रख दिया, तो होगी ना सरल कितनी। तो फिर से बताता हूं, जहां कहीं भी आपको आधा स नजर आए शब्द में, उस स को निकालिए और उसके स्थान पर विसर्ग रख दीजिए, बस आपकी संधि हो गई। और दूसरा देखिए, आप एक स्थिति और भी आती है कि कभी कभी 2 स एक साथ आ जाते हैं, दोनों समान होते हैं, अर्थात स का द्वित्व हो जाता है। जैसे तालव्य से स
या मूर्धन्य स डबल हो या दंत्य स डबल आ जाए, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वही नियम, बस आपको आधा जो है, आधा स को निकाल फेंकिए, उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं, और उसके स्थान पर अपना विसर्ग रख देंगे, बस हो गया अपना काम। देखिए जैसे निशत्रु है, इसमें आधा स पहले वाला, पूर्व वाले स की बात, कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों आधे स होते हैं, तो किसको निकालेंगे, कंफ्यूज मत होना, पहले वाले को ही निकालेंगे। पहला आधा स कोई भी हो, उस आधे स को निकाल देंगे और उसके स्थान पर क्या हम विसर्ग लगा देंगे। जैसे नी के साथ हमने विसर्ग लगा दिया और शत्रुघ्न। अब देखिए आप यहाँ जमा का निशान, तो निह जमा शत्रु, निशुल्क में क्या करेंगे, अब इस श के स्थान पर विसर्ग रख देंगे और जमा में शुल्क बच गया। अब इसी प्रकार ये देखिए चतुष षष्ठी, तो क्या बन जाएगा, चतुः जमा में षष्ठी, है ना सरल बहुत। इसी प्रकार जैसे ये देखिए दुस्साहस को देखिए, यहाँ पर ये देखिए स यहाँ आ गया, तो यहाँ विसर्ग लग गया और आगे साहस। अब इसमें आपने कुछ नियम बना दिया, इसको सरल से कठिन की ओर लेके चलते हम, इसमें एक नियम पैदा कर दिया आपने। देखिए इसके बाद च था, स के बाद छ था, स के बाद क, स के बाद प, स के बाद त, स के बाद त। एक नियम बन गया हमारे पास कि जब विसर्ग से परे अघोष व्यंजन हो। अब बात ये भी आ गई अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं, हम जान लेते हैं, क्योंकि पूरी विसर्ग संधि अघोष और सघोष के इर्द गिर्द घूमेगी। बहुत आसान सा है। अघोष कौन से होते, किसी भी वर्ग, घोष का अर्थ होता है नाद अर्थात गूंज, जब किसी वर्ण को वर्ण का उच्चारण करते हुए थोड़ी सी गूंज निकलती है, अर्थात हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो सघोष होता है। जब कंपन नहीं करती अर्थात श्वास वायु सीधी निकलती है, तो वो क्या, अघोष। तो अघोष की कैटेगरी में कौन से, किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ यहाँ तक, ये क्या है, प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होते हैं। लेकिन अघोष में और भी बच गए, उसके बाद जो तीनों प्रकार के श हैं, स ये भी अघोष होते हैं। ठीक है, अघोष में कौन सा, पहला और द्वितीय वर्ण और तीनों प्रकार के स, और बाकी जितने बच गए अर्थात तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ और ह, ये क्या, ये सघोष कहलाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब भी किसी विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, अघोष, तो वो किस में बदल जाएगा, वो किस में, विसर्ग स में बदल जाएगा। और कौन से स में बदलेगा, जो उसके बाद अघोष का जो उच्चारण स्थान होगा, जैसे तालव्य था तो तालव्य में बदलेगा, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य में, और दंत्य यदि कोई है तो दंत्य में बदल दे। बस आपको ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, केवल इतना याद रखिए कि जब भी आधा स होगा तो उसके स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे, और जब डबल स है तो पहले वाला आधा के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। बस इतना सा आप याद रखिए और कुछ नहीं करना। और स की बात कर रहे थे तो ये संधि कौन सी बन गई हमारी, सतो संधि कहलाई। स का बोध होने के कारण, स का भाव होने के कारण ये सतो संधि। अब दूसरा एक और देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए आप यहाँ देखते हैं हम, निर्बल, निर्गुण, निर्धन, निर्मल, निर्झर, निर्दोष, दुर्दशा। इसमें सब में कॉमन सी बात है कि ऊपर क्या लगा हुआ, र। जब भी कहीं शब्द में ऊपर र मिल जाए, क्या करना है आपको, उस र के स्थान पर विसर्ग बना देना है और कुछ नहीं करना। और आपको पता है जब सिर पर र बैठता है तो उसका स्थान आगे होता है ना, आगे ही होगा ना, आगे होता है। जो आधार है वो, जैसे मान लो र है और उसके बाद हमने यहाँ ब पढ़ा था, तो ये र कहाँ, इस ब के ऊपर चला जाएगा, आगे की बजाय इसके सिर पर बैठ जाता है, और जब सिर से उतारेंगे तो ये आगे आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इस र के स्थान पर विसर्ग लगा देना है, आपका अपना काम निश्चिंत हुए। कितनी आसान तरीका आपने देखा, कितना आसान तरीके से देख रहे हो। जैसे निर्बल था तो यहाँ क्या हो जाएगा, निह जमा में बल हो गया क्या नहीं। इसी प्रकार निर्गुण में क्या हो जाएगा, निह जमा में गुण हो जाएगा। और निर्धन में क्या हो जाएगा, निह जमा में धन।
हमने कुछ नहीं किया, केवल र जहां पर भी ऊपर सिर पर बैठा हुआ उसके स्थान पर विसर्ग लगा और कुछ नहीं किया। और इस प्रकार से हमने एक नया नियम बना दिया, सरल से कठिन की ओर। क्या? जब भी र के बाद अर्थात विसर्ग के बाद कोई सघोष व्यंजन आता है, ठीक है ना, सघोष हो, सघोष तीसरा चौथा पांचवा, वहां हमने पढ़ा था अघोष, यहां हमने पढ़ा सघोष, तो किस में बदल जाएगा? वो र में बदल जाएगा। बस ये नियम बन गया हमारा। और यदि संधि विच्छेद करना तो र को विसर्ग में बदल दीजिए। कितना आसान बन गया। देखिए ऊपर जितने भी र चढ़े हुए हैं हमने उस र को विसर्ग में बदला और कुछ नहीं किया, तो ये हमारी ऋतु संधि कहलाई। ऋतु संधि क्यों? क्योंकि र का भाव है या र का बोध होने के कारण इसको ऋतु संधि कहा जाता है। अब इसी प्रकार हम और भी देखते हैं। देखिए कितना आसान तरीका है आपका संधि करने का, विसर्ग संधि करने का। देखिए हम और कुछ शब्द हैं हमारे पास, ये बच गए ना, ये इधर है उत्व संधि, अर्थात इसको देख लेते हैं। आमतौर पर आपके पास शब्द मिल जाते हैं जैसे तपोबल है, यशोधरा है, यशोधरा, और इसी प्रकार मनोबल है, मनोविज्ञान है। अब इनके अंदर एक कॉमन सी बातें हैं, सरोवर है, सरोवर। अब इनके अंदर क्या करना है? जहां पर भी वाक्य में, उस शब्द में, जहां पर भी आपको शब्द में ओ नजर आए, ओ नजर आए, बस लेकिन एक कंडीशन है, ओ के बाद क्या हो? सघोष होना चाहिए। सघोष समझते हो? तीसरा चौथा पांचवा। सघोष में कौन से थे? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण थे, और य र ल व और ह, ये सघोष हैं। यदि ओ के बाद आपको ऐसा कुछ भी नजर आए, बस आपको कुछ नहीं करना, उस ओ की मात्रा को हटाना है और ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देना। जैसे तपोबल में अब मूल शब्द क्या है? तप, और ओ के स्थान पर हम विसर्ग लगा देंगे और बाकी क्या बच गया? बल। अब ब देखिए तीसरा वर्ण, तीसरा क्या? सघोष है ना। यशोधरा में यशः जमा में धरा, और इसी प्रकार मनोबल में देखिए मूल शब्द क्या बच गया? मनः जमा में बल। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी ओ है तो मन है जमा में विज्ञान। और सरोवर में देखिए आप ओ किसके साथ है? र के साथ, तो सरह जमा में वर। हमारे पास नियम बन गया ना। नियम क्या बन गया कि जब किसी विसर्ग के बाद अयुक्त, और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यहाँ अ है सब में, अ के साथ विसर्ग और उससे परे क्या होना चाहिए? सघोष हो, तो ये विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाता है? र में। बस आसान सी ट्रिक ये थी कि ओ नजर आए, ओ को हटाइए और विसर्ग लगा दीजिए, आपका काम अपना पूरा हुआ। संधि कितनी आसान हो गई। अब हम अंतिम इसमें देख लेते हैं। इसमें एक कमाल की चीज इसमें भी देखिए आप क्या दे रखा है, यहां लिख देता हूं मैं कि जैसे नीरज, नीरज शब्द है या नीरव है या नीरस है या दुराज है और निरोग है। ये देखिए अब इनमें कॉमन सी बात आ गई। क्या आ गई? एक सामान्य सी बात है कि भाई र बाद में, ये देखिए र र र र और इधर भी र है, ये हलंत लगा देता हूं मैं। र कि भाई ई या ऊ के बाद जब भी कहीं र है, देखिए आप ई दीर्घ री, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ के बाद जहां पर भी र आएगा आपको कुछ नहीं करना। छोटी मात्रा जब करेंगे तो विसर्ग साथ जोड़ देंगे, जैसे निह जमा में रज। दूसरा नीरव है तो निह जमा में रव, नीरस है तो निह जमा रस। दुराज है तो इसको भी छोटा ऊ करेंगे ना, दुह जमा में राज। अर्थात कहने का तात्पर्य र में कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, खाली बड़ी ई या बड़ा ऊ है उसको हमने ह्रस्व कर दिया, दीर्घ को ह्रस्व कर दिया, और जब उसको छोटा रूप किया तो बदले में हमने क्या दे दिया? विसर्ग दे दिया। निरोग में क्या है? निह जमा रोग। अब आप बताइए कि संधि, विसर्ग संधि आसान है, सरल है, मुश्किल है, कठिन है? बिल्कुल सरल है। कितनी आसान, फिर से देखिए, जब किसी भी शब्द में
आधा स होगा कोई भी तो उसके स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। जब डबल स आ जाते हैं तो पहले वाले के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे। जब ओ होगा कहीं पर तो ओ को हटाकर विसर्ग लगा देंगे। जहाँ कहीं सिर पर र बैठा होगा तो उस र को हटा देंगे, र के स्थान पर विसर्ग बन जाएगा। जब किसी शब्द में दीर्घ ई या ऊ के बाद र होगा तो हमें खाली इस दीर्घ ई और ऊ को हर्ष कर देना है, और जब छोटा करेंगे तो विसर्ग उसको फ्री में साथ में दे देंगे। बस बाद में यूं का यूं बच गया। तो ये तो थी आपकी कमाल की ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से आपने जाना कितनी कमाल की थी। शॉर्टकट मेथड के द्वारा पूरी विसर्ग संधि हमारी समाप्त होती है। लेकिन इतने से काम नहीं चलाएंगे, इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, सूत्र दे रखे हैं, क्या वो हमारे सही फिट बैठे या हमने इनमें भी कुछ एकाध अपवाद होता है, उसको हम देख लेते हैं। वैसे यद्यपि आपका 90% विसर्ग संधि इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी, कुछ एकाध अपवाद होते हैं। आइए उसको भी हम अपने हिसाब से हल कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला भाग सत्व संधि। सत्व संधि क्या होती है? जैसा कि मैंने पहले बताया था, सत्व अर्थात स का जिसमें भाव हो, जो यहाँ हमने किया था वही है। बस अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से कि विसर्ग को क्या हो जाता है, ये क्या है, ये विसर्ग था, इसको हम कहेंगे विसर्ग। कि विसर्ग को क्या हो जाता, स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं बताया कि आगे क्या हो, इस सूत्र में ये नहीं बताया कि आगे क्या होना चाहिए। पाणिनि ने इतना कह दिया कि विसर्ग को स आदेश हो जाता है। तो इससे पूर्व जो हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे तो हमने अंत में क्या पढ़ा था, खर की बात की थी। तो अब वही, क्योंकि पाणिनि बार बार किसी शब्द को बार बार नहीं कहते, जो पूर्व प्रसंग चल रहा है उसी में आगे जोड़ देते हैं। तो इससे पहले खर की बात चल रही थी तो हम वही जोड़ देंगे। यदि विसर्ग से परे खर होने पर विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। अब खर क्या होते हैं, ये भी एक चिंता का विषय होगा कि खर क्या होते हैं। तो बताना चाहूँगा, खर का मतलब होता है आपका अघोष, ठीक है ना। खर का मतलब क्या है, अघोष व्यंजन। अघोष, अघोष कौन से हो गए, अब अघोष को देखिए, किसी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो या फिर तीनों श में से कोई भी हो, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये अघोष कहलाएंगे, ठीक है ना। खर का मतलब समझ गए होंगे, अघोष अर्थात पहला दूसरा वर्ण हो या स में से कोई हो। अब एक शंका यहाँ पर है हमारे लिए कि विसर्ग अर्थात स, विसर्ग को स तो हो जाएगा खर परे रहते। अब ये दिक्कत है कि ये स हो, ये हो, ये हो या इनमें से कोई हो, तो कैसे किस में परिवर्तित होगा वो, ये दिक्कत है। तो एक उदाहरण से देख लेते हैं, और उदाहरण से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे नमः जमा ते, यद्यपि हम पहले कर चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से इस सूत्र के माध्यम से चलते हैं। अब देखिए नमः जमा ते, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद त थ, पहला और द्वितीय है, तो प्रथम आने की वजह से अघोष यानी खर हुआ, तो किस में बदल जाएगा ये विसर्ग, अब स में बदलेगा। लेकिन कौन सी स में बदलेगा, ये दिक्कत है, क्योंकि यहाँ तीनों प्रकार के स हैं। तो ये जिसका उच्चारण स्थान, ये जो खर है ना, खर का जो उच्चारण स्थान होगा उसी उच्चारण स्थान वाले स में परिवर्तित होगा। तो तय का उच्चारण स्थान ताल दंत्य था, तो दंत्य स में बदल गया और क्या बन गया, नमस्ते, ठीक है। इसी प्रकार हम उदाहरण लेते हैं, जैसे गावह जमा में च। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग से परे च भी तो उसी में अघोष में है, ठीक है। लेकिन अब इस विसर्ग को कौन से वाला स होगा, तो च का उच्चारण स्थान क्या, तालव्य, तो तालव्य स में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, गावश्च, गावश्च बन गया। इसी प्रकार जैसे कह जमा चित हो, तो क्या बनेगा, आप ही बताइए। विसर्ग के बाद च आ गया, च किस में, अघोष में है, तो च वाला स्थान किस, तालव्य, तालव्य से में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, कश्चित, ठीक है, कश्चित बन गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे चतुः
जमा टीका। अब यहाँ पर देखिए चतुह जमा टीका हमने लिया। अब विसर्ग है और विसर्ग से परे ट क्या है, अघोष व्यंजन अर्थात प्रथम वर्ण है, तो ये किस में बदलेगा, स में। लेकिन कौन सी स में बदलेगा, तो हमें देखना होगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या, ट अर्थात मूर्धन्य स, मूर्धन्य है ये ट, तो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा और क्या बन जाएगा, चतुष्टीका। तो ये आपकी क्या थी, ये थी आपकी विसर्जनीय से स, अर्थात विसर्ग को स हो जाता है। लेकिन ये स कौन सा भी हो सकता है, ये तालव्य स भी हो सकता है, मूर्धन्य स भी और दंत्य स भी। वो हम अंदाज इससे लगाएंगे कि इसके बाद वाला जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसी प्रकार इसको हम लेंगे। लेकिन यहाँ तो तीन ही है, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। तो देखिए ये आपका तालव्य था, मूर्धन्य था, ये दंत्य। अब हमारे पास बच गया कंठ और ओष्ठ। इनका क्या करेंगे, तो इनके लिए पाणिनि ने थोड़ा सा इससे एक हटके नियम बनाया। क्या नियम बनाया, वो कहता है ई या ऊ के साथ जब कोई विसर्ग हो और उससे परे क्या हो, या तो क हो या ख हो या प हो या फ हो, ये दो ही तो बचे थे ना, दो ही तो वर्ग बचे थे, क ख प फ। यदि ये हो तो फिर उस अवस्था में क्या कहता है कि इसको केवल मूर्धन्य स ही होगा। बाकी तो देखिए उच्चारण स्थान के अनुसार तय हो गया था, लेकिन क ख और प फ होने पर किस में बदलेगा, ये मूर्धन्य स में ही बदलता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं हम, निह जमा में कपट, क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ क के विषय में हम देखें, क का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ। कंठ का तो इसमें कहीं चर्चा ही नहीं थी, ये तो आपके तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य थे। तो जब इस प्रकार के थे कंठ और ओष्ठ है, तो उसमें ये मूर्धन्य स में बदला था और ये बन गया हमारा निष्कपट। क्या बन गया, ये निष्कपट बन गया, क्योंकि मूर्धन्य में परिवर्तित हुआ था। इसी प्रकार हम और ले लेते हैं, जैसे चतुः जमा में पाद। अब देखिए यहाँ पर भी प आ गया, प होने की वजह से किस में, मूर्धन्य स में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, चतुष्पाद। ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, इसमें हमारा सूत्र बन गया कि किसी भी विसर्ग से परे कोई खर हो अर्थात अघोष व्यंजन हो तो विसर्ग स इनमें से किसी में परिवर्तित होगा, अर्थात जो उच्चारण खर का जो उच्चारण स्थान होगा उसी में हो जाएगा, उसी श में परिवर्तित। लेकिन अब कंठ और ओष्ठ की चर्चा यहाँ पर नहीं थी, तो कंठ और ओष्ठ होंगे तो केवल मूर्धन्य स में ही परिवर्तित होगा। इतना ही नहीं, इसमें एक चीज और बच गई, दो तीन शब्द हैं विशेष रूप से, यदि उनके साथ विसर्ग आता है, जैसे नम, नमः, पुरः और एक तिरह, यदि इस प्रकार से आ जाए, नम के साथ विसर्ग हो, पुर के साथ हो, तिर के साथ हो और उससे परे यदि कोई भी क्या आ जाए, खर व्यंजन अर्थात अघोष आ जाता है, तो फिर ये देखिए नियम थोड़ा सा परिवर्तित है। यहाँ पर यू था ना, यहाँ पर अ है, इसलिए तीन शब्द अतिरिक्त दे दिए, तो उस स्थान पर अब ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, दंत्य स में। और जैसे नमः जमाकार है तो क्या बन जाएगा, नमस्कार। और पुरः जमाकार है तो किस में बदल जाएगा, पुरस्कार। और तिरह जमाकार होगा तो तिरस्कार। ये तीन स्पेशल शब्द दिए गए हैं, पाणिनि ने इनकी अलग से चर्चा की है कि नमः, पुरः, तिरह के साथ क्या हो जाएगा, इनको विसर्ग को दंत्य स में बदल जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सी संधि होगी, सतों में। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सामान्यतः किसी भी सामान्य विसर्ग से परे यदि कोई खर अर्थात अघोष व्यंजन होता है तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता। स कौन सा, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य, किसी भी से उसका अंदाज लगाते हैं, उसके बाद वाला वर्ण अर्थात उसका उच्चारण स्थान जो भी होगा उसी उच्चारण स्थान वाले में परिवर्तित होगा। परंतु यहाँ फिर क वर्ग इसमें कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ यदि होगा
विसर्ग के बाद तो वो फिर मूर्धन्य में बदलेगा, और इन 3 स्पेशल शब्दों के साथ यदि विसर्ग है तो वो किस में बदलेगा, फिर वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी हुई उत्व संधि। और उसके बाद हम अगली संधि देखते हैं। अगली हम ये सत्व संधि थी हमारी, स का बोध था, इसमें स की चर्चा थी। अभी हम करते हैं उत्व संधि। उत्व संधि में क्या कहता है, ऊ का बोध होता है। ऊ का बोध होने की वजह से इसको उत्तर संधि कहा जाता है। और पहला इसका सूत्र दे रखा है अतो रोह अपलुतात अपलुते। कहने का तात्पर्य क्या हुआ इसका, कि जब किसी अपलुत ह्रस्व अ, अपलुत ह्रस्व अ के साथ जब विसर्ग हो और इससे परे भी अपलुत ह्रस्व आ हो, तो ये ऊ में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग, और अ यूं का यूं बना रहता है, इसलिए इसका नाम उत्तव संधि रखा। और दोनों में गुण संधि होकर ओ बन जाता है। तो सामान्यतः इसको हिंदी में लेते हैं हम ओ बनना, लेकिन हम एक एक को अलग से देखें तो विसर्ग को ऊ और अ यूं का यूं था, अ और ऊ गुण संधि होकर ओ, तो ये याद रखिए आप, ओ हो जाता है। सिंपल सा मेथड बताता हूं, अह प्लस में अ हो तो ये ओ में बदल जाता है, बस ये याद रखना है। और बाद वाला जो हर्ष स्वर था अ था, वो अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये अवग्रह में हो जाएगा। अवग्रह समझते हो ना, अ के अनुसार चल जैसा ही उच्चारण इसका होता है। जैसे अब हम एक उदाहरण से देखते हैं, कह जमा अपी। अब आप देखिए नियम के मुताबिक क्या है, अ के साथ विसर्ग, क्योंकि क में क और अ के साथ विसर्ग है, उससे परे भी अ है, तो ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। और इधर क था, क के बाद ओ, और इधर अपी, तो क्या बन जाएगा, को अवग्रह पी, कॉपी। ठीक है ना। अब हमारे पास बचा, देखिए इसमें ओ की मात्रा किसके स्थान पर लगाते हैं हम, अ और विसर्ग दोनों के स्थान पर बनाना, क्योंकि अ जमा ऊ और दोनों मिलकर क्या थे, ओ, तो अ और विसर्ग दोनों के स्थान पर ओ होता है। तो इसी प्रकार आप और देखिए, जैसे नृप नृपह जमा में अवदत। अब इसको देखिए आप, यहां अह वाली अवस्था हुई, इसके बाद अ हुआ, इसको मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया, ओ के बाद अ है, उसको अवग्रह बन जाएगा, तो क्या बन गया, नृपो अवदत, नृपो अवदत। और इसी प्रकार जैसे चंद्र है जमा अपी, चंद्र है जमा अपी, आप देखिए आप यहां अह, क्योंकि र में भी तो अ है ना यहां, तो अह जमा अपी, तो क्या बन जाएगा, चंद्रो अपी। कह जमा अत्र, क्या बनेगा, को अत्र, कोत्र। तो इस प्रकार से क्या थी ये, अ अर्थात हर्ष अ के साथ विसर्ग हो और उससे परे भी हर्ष अ हो, तो ये अह किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, और बाद वाला अ अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इतना तो ठीक था, यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन इसने इसके बाद एक सूत्र और दे दिया, हसी चय। और हस परे रहने पर भी, हस समझते ना आप, हस का अर्थ क्या है, सघोष व्यंजन, वर्ण कह सकते हैं, सघोष वर्ण कह सकते हैं। हस में क्या आता है, हस में सघोष आता है, याद रखना, हस का मतलब सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन है ये। अब बाकी कंडीशन यूं की यूं है, इसमें कंडीशन क्या लगा दी, सघोष व्यंजन परे रहने पर भी। यहां तक तो खाली अ था, और दूसरा कहता है कि अह से परे यदि हस हो, हस का मतलब क्या था, सघोष व्यंजन हो, तो उस अवस्था में भी क्या बन जाएगा, इसको ओ बन जाता है। ये नियम बन गया दूसरा। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर लेते हैं कि वो उदाहरण से कैसे होता है। जैसे
मनः जमा में हर। अब आप देखिए अह के बाद स घोष में आ गया क्या? नहीं, घोष व्यंजन है ना ह, तो फिर किस में बदल जाएगा? ये ओ में बदल जाएगा और न आधा बच गया ना, क्या बन जाएगा? मनोहर, मनोहर। इसी प्रकार मीनः जमा में नु। अब देखिए अह के परे क्या है? न। अब न किस में था? त थ द ध न पंचमवर्ण, तो किस में? सघोष में। तो सही है, क्या बन जाएगा? मीनोनु। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं कि सघोष व्यंजन हो तो भी अह को क्या हो जाएगा? ओ, और उसके बाद अ हो तो भी क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ये ओ वाला नियम था आपका। और इसके बाद अगली संधि देखते हैं। अगली संधि है ऋत्व संधि। ऋतु का अर्थ आप समझते हो, रह का जिसमें भाव हो, बोध हो, वो ऋत्व संधि है। तो ऋत्व संधि क्या कहती है? ससजूसो रूह। क्या क्या बताया? ससजूसो रूह अर्थात स और सजुस, सजुस का स, एक तो स और एक सज, पदांत स। पदांत किसी भी पद के अंत में ये वाला स हो, जैसे रामस स हो गया ना, मनस स हो गया, और सजुस का स हो। कहता है इनको क्या हो जाता है? इनको रू, और रू का फिर क्या करेंगे हम? रू का अनुबंध लोप करने पर क्या ऊ समाप्त हो जाएगा और हमारे पास खाली र बचेगा। तो इतना याद रखना है कि स ये क्या है? किसी भी पद के अंत में स होता है या सजु से। यूं कहो कि जैसे मनस शब्द था, अब ये मनस का स है ना, और ये उसमें विसर्ग के रूप में भी हो सकता है, अर्थात मन है के रूप में भी स विसर्ग में बदल जाता है। बस ये किस में बदल जाएगा? इनको र बन जाएगा, ये याद रखना। विसर्ग को र हो जाता है या स को र हो जाता है। जैसे मुनि ही, क्या? जैसे मुनि ही जमा अयम कह सकते हैं, मुनि ही जमा अयम। तो क्या बनेगा? ये देखिए विसर्ग के बाद क्या है? अह। कंडीशन क्या थी? ये सजुस है ना, अब इसको क्या हो जाएगा? इसके बाद इसको हो जाएगा र, तो क्या बन जाएगा? मु और नि र या म, मुनिरयम। ठीक है ना। और इसी प्रकार जैसे आयु जमा वेद। अब यहां पर विसर्ग था, विसर्ग के बाद व आपने पढ़ा था, क्या था? पूर्व उसमें पढ़ा था ना, क्या था? व, ये रहा ना। तो ये किस में था? ये घोष में था, घोष व्यंजन है। ये भी घोष में था, अ भी। तो ये नियम ये बन गया हमारे पास कि इनके बाद क्या होना चाहिए? कोई भी घोष यानी सघोष होना चाहिए। तो आयुर्वेद क्या बन गया? आयुर्वेद। इसी प्रकार धनु हूं जमा में वेद हो तो क्या बन जाएगा? धनुर्वेद। बस और कुछ नहीं करना, इतना सा काम था। तो स यानी विसर्ग को र हो जाता है इसमें। और कब होता है भाई? अब देखिए यहाँ ई था, यहाँ पर ऊ था, ऊ था, तो ये भी स्पष्ट बात होगी कि ई या ऊ के साथ जब विसर्ग हो और उससे परे सघोष व्यंजन, सघोष वर्ण हो, तो उस अवस्था में इसको र हो जाता है। और ये हमारे पास एक सूत्र बन गया आसान सा। तो यही क्या थी? हमारी ऋत्व संधि थी। और अंतिम संधि को और देख लेते हैं। और अंतिम संधि क्या है? लोप। लोप संधि क्या होती है? लुप्त हो जाना, किसी चीज को समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है ना, उसका अस्तित्व ही ना रहना, लोप संधि। लोप संधि की क्या परिभाषा बताई यहाँ पर देखिए आप। लोप संधि के विषय में कहता है कि भो भगो अघो अपूर्व से योसी। इस सूत्र के आधार पर हम देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए भो, भगो, भो के बाद भगो या अघो या अ, है ना, अपूर्वस्य, भो भगो अघो अ आदि पूर्व में हो जिसके ऐसा विसर्ग। पूर्वस्य का अर्थ यही हुआ ना,
ये हो पूर्व में जिसके अर्थात अपूर्वक विसर्ग जब होता है और इससे परे क्या हो, अस हो। अस से तात्पर्य सघोष। सघोष वर्ण, सघोष वर्ण में क्या क्या आ जाते हैं, सारे स्वर आ जाते हैं, तीसरा चौथा पांचवा आ जाता है, और य र ल व ह, ये क्या है, सघोष व्यंजन हैं। कौन से एक बार फिर से बता देता हूं कि सभी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतःस्थ और ह, ये क्या है, सघोष वर्ण है। इनको अस कहा जाता है। कि भो भगो अघो कोई शब्द हो, अ हो और उसके साथ विसर्ग और उससे परे सघोष वर्ण हो, तो उस अवस्था में क्या कर देंगे हम, लोप। लोप का मतलब लुप्त हो जाना, अर्थात विसर्ग रहेगा ही नहीं। जैसे भो हो देवा, जैसे भो हो जमा देवा। अब देखिए यहां पर क्या है, भो और उसके साथ विसर्ग और उसके बाद सघोष अर्थात तीसरा द, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का लोप अर्थात समाप्त हो जाएगा और क्या बच गया, ये भो देवाः। बस इसी प्रकार भगो का भी यही बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर भगो हो नमस्ते, क्या, भगो हो नमस्ते। अब आप देखिए भगो हो में क्या है, ये बताया था भगो के साथ विसर्ग हो और उसके बाद न क्या, सघोष है, तो ये समाप्त हो जाएगा और क्या बन जाएगा, भगो नमस्ते। इसी प्रकार अघो का भी है, अ का भी है। आ के तो अधिकतर बन ही जाते हैं, अ में तो कोई समस्या आती ही नहीं। जैसे हमने पहले भी किया था, बहुत से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का कोई भी आपके सामने इस प्रकार कुछ भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, उसको हमें लोप कर देंगे, ठीक है ना। इनके साथ विसर्ग हो और उससे परे कोई सघोष वर्ण हो तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन इनसे अतिरिक्त, अ आदि से अतिरिक्त और भी तो व्यंजन बच, और भी तो स्वर बच गए ना। तो हम कह सकते हैं दूसरा इसका एक पार्ट और लेंगे कि अ या आ से भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर के साथ जब विसर्ग हो, आ से भिन्न स्वर आमतौर पर ई या उ ही मिलता है। कहने का तात्पर्य ई या उ के साथ जब विसर्ग हो और उससे परे क्या हो, उससे परे उल्टा ले लिया। हम इसको इस हिसाब से करेंगे, इधर लेंगे अ उ से भिन्न स्वर, यहां तो हम अ ही लेंगे कि अह, और इससे परे लेंगे अ आ से भिन्न स्वर। तो उस अवस्था में क्या करेंगे ये देखना है हमें कि ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतः एव क्या बनेगा, अब आप बताइए। अह के बाद अया से भिन्न स्वर है ना, तो फिर ये विसर्ग समाप्त हो जाएगा और अतएव यूं का यूं बच जाएगा और हमें कुछ नहीं करना। इसी प्रकार जैसे नरह जमा इव, अब यहाँ पर भी ई आ गया, अया से भिन्न है तो ये समाप्त हो जाएगा नर इव। इसी प्रकार ततः जमा एव क्या बनेगा, ततेव, त एव, ततएव, ठीक है। तो सूर्य जमा उदेति हो तो सूर्य उदेति, अर्थात विसर्ग का लोप हो जाता है। और देखिए आप इसी में कुछ छूट गया हो तो नहीं, पूर्ण रूप से सत, ओतो, रुतो और लोप सभी प्रकार की हमने संधि कर ली। लेकिन इन सब का एक ट्रिक वही थी, कितनी सरल तरीके से हमने शुरू में की थी, वो कौन सी थी, ये देखिए। यहाँ पर यदि किसी शब्द के बीच में आधा स कहीं पर भी आ जाए तो उसके स्थान पर विसर्ग लगा देंगे, वो सत्व संधि हो जाएगी। जब डबल स कोई भी है, चाहे वो तालव्य हो, मूर्धन्य हो या दंत्य हो, तो पहले वाले स के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे और जहाँ कहीं ओ मिलेगा और उसके बाद सघोष वर्ण हो तो ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे।
वो उतो संधि हो जाएगी। और जब किसी के सिर पर र बैठा हो तो र को निकाल कर र के स्थान पर विसर्ग लगा देंगे, बाद में सघोष होना चाहिए, तो ऋतु संधि थी। और ई उ के बाद यदि रह तो ई उ हर्ष हो जाएंगे और बाद वाला यूं का यूं होगा, वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये लोप संधि हमने पढ़ी। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही सरल तरीके से इतनी शॉर्ट ट्रिक में, एक ट्रिक के द्वारा हमने किस प्रकार से पूरी विसर्ग संधि को बहुत अच्छे से हल किया। तो अपेक्षा करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी विसर्ग संधि और आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, सफल हों। जय हिंद, धन्यवाद।